हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश मिश्रा और मैं एक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ से बी फार्म कर रहा हूँ और आज मैं आपके लिए एक जानकारी लाया हूँ जो कि सभी लोगों को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मैं आज आपको जानकारी दूँगा वो है वैक्सीन के बारे में। और ये मेरा चैनल है। मेरे चैनल का नाम है एम नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा कि वैक्सीन क्या है और इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वैक्सीन का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। तो अ वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट provides activity acquired immunity to a particular infectious disease. It is directly injected into the blood. ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जानते हैं कि आखिर वैक्सीन होता क्या है। तो वैक्सीन क्या होती है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब होता है वो प्रिपरेशन जिसमें हम लोग किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। और वो क्या करेगी, हमारे इम्यून सिस्टम को की जो पावर होती है उसको बढ़ाती, इंक्रीज़ करती है। किसके लिए, एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब होता है संक्रामक रोग। जिस भी रोग, संक्रामक रोग के लिए, जिस भी संक्रामक रोग का मतलब जो छूने से फैलता है। ठीक है, संक्रमण जिसका होता है, तो उस जो भी संक्रामक रोग होगा उसकी एक पर्टिकुलर वैक्सीन होगी। और ये क्या करेगी, उस संक्रामक रोग के लिए हमारे जो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उसकी पावर को बढ़ाती है। ठीक है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो वैक्सीन होती है ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन का मतलब जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, यानी इसमें किसी दवा का नहीं बल्कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, यानी जिन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द ब्लड। क्या कहते हैं, हम इसे क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, यानी हम लोग इसे डायरेक्ट ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। इसकी कोई मतलब कोई दवा, कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल या कोई सिरप नहीं आता जिसको हम लोग पी के इसे क्या कर सकें, अपना पिए और फिर ये ब्लड में जाए, ऐसा नहीं जाता। ये क्या होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन लिया और हमने ब्लड में इसे इंजेक्ट कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। इसमें क्या है, मैंने इसमें इसके इतिहास के बारे में बताया है कि वैक्सीन का इतिहास क्या होता है। ठीक है। तो द फर्स्ट वैक्सीन इन द वर्ल्ड वाज मेड इन 1796 बाय एन इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर। जो पहली वैक्सीन जो बनाई गई थी वो क्या, एक इंग्लिश डॉक्टर जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, उनके द्वारा बनाई गई थी। वो भी कब, 1796 में। और उन्होंने क्या बनाया था, who discovered the smallpox vaccine which was a common pandemic due to which thousands of people died। उन्होंने क्या किया था, चेचक रोग है उसकी वैक्सीन सबसे पहले बनाई थी। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने सबसे पहले चेचक रोग की वैक्सीन बनाई थी, जो कि उस समय बहुत ही कॉमन पैंडमिक थी, यानी काफ़ी कॉमन महामारी थी। और इससे हज़ारों लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ वैक्सीन। और एडवर्ड जेनर को वैक्सीन का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही पहली वैक्सीन बनाई थी। लुईस पास्चर आल्सो कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द हिस्ट्री ऑफ द वैक्सीन। लुईस पास्चर ने भी हिस्ट्री ऑफ यानी वैक्सीन के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर रेबीज़ इन 1885। 1885 के दशक में लोगों के बीच रेबीज़ का बहुत बड़ा खतरा था। क्या होता था कि जब कुत्ते किसी भी व्यक्ति को काट लेते थे, या जिन्हें हम लोग भेड़िए बोलते हैं, तो भेड़िए या कुत्ते, क्योंकि कुत्ता जो डॉग्स होते हैं वो हमारे भेड़िए की प्रजाति के होते हैं। तो क्या होता है, जब वो किसी भी व्यक्ति को काट लेते थे तो उनके काटने से रेबीज़, उनके जो लार में जो रेबीज़ नाम का जीवाणु होता था, जो रेबीज़ होते थे वो आदमी के ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाते थे।
उसके ब्लड में चले जाते थे, जिसकी वजह से उनको हाइड्रोफोबिया मतलब एक बीमारी का नाम है जिसकी वजह से आदमी पानी से डरता है, वो नाम उस हाइड्रोफोबिया नाम की एक बीमारी हो जाती थी, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठते थे। और उस समय लोगों को, जिस भी इंसान को कुत्ते ने काट लिया और उसको अगर वो रेबीज़ का शिकार हो गया तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल था, या वो उसको बचा ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, 1885 में रेबीज के टीके की खोज की, और उनकी इसी और केवल उन्होंने रेबीज की नहीं की। देखिए इसमें जैसे मैंने आगे लिखा है कि बिकॉज ऑफ हिज डिस्कवरीज वैक्सीन फॉर मैनी डिजीज लाइक प्लेग एंड मैनी मोर कुड बी डिस्कवर्ड। इन्हीं वैक्सीन की जो डिस्कवरीज है, मतलब जो इन्होंने डिस्कवरी की थी रेबीज, उनके इसी प्रयास की वजह से और भी जैसे वैक्सीन जैसे प्लेग या और भी वैक्सीन्स जो हैं उनकी खोज की जा सकी। और उन्होंने केवल रेबीज के वैक्सीन की खोज नहीं या उसको खोज नहीं किया, डेवलप नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था कि ही आल्सो डिस्कवर्ड मैनी वैक्सीन इन वेटनरी फील्ड। उन्होंने केवल रेबीज की जो टीका है उसकी खोज नहीं की थी, उन्होंने क्या किया था, वेटनरी फील्ड, यानी जो हमारा वेटनरी फील्ड एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो हमारी जंतु से रिलेटेड यानी जानवरों से रिलेटेड जो फील्ड होती है उसे वेटनरी फील्ड बोलते हैं। और उन्होंने उसके लिए भी बहुत सी वैक्सीन बनाई। जैसे उन्होंने एक स्वाइन फ्लू जो कि सूअर में बीमारी होती थी, और एक होती है बर्ड फ्लू जो कि मुर्गियों या पक्षियों में बीमारी थी, उसकी खोज की। अब एक नया सवाल आता है, एक हम लोगों के अंदर सवाल आता है। अब हम लोगों ने जान लिया कि वैक्सीन क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या होती है, कि हाउ डज वैक्सीन वर्क्स इन आवर बॉडी एंड हाउ डज इट इफेक्ट द वायरस एंड ओके। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जो वैक्सीन होती है, ठीक, वैक्सीन इज़ द इनएक्टिव और लेस एक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस ऑफ सेम डिजीज़। जो वैक्सीन होती है वो कि जो भी डिजीज़ होती है यानी जो भी बीमारी होती है, जैसे कोरोना है तो इसकी जो वैक्सीन बनी है, तो हमने क्या किया कि जो कोरोना का निष्क्रिय भाग है यानी कोरोना का जो इनएक्टिव पार्ट है, जो इनएक्टिव कोरोना के जो वायरस हैं उनको लिया, और उन्हीं को एज अ वैक्सीन लेके और उनको बॉडी में इंजेक्ट किया। तो अगर देखा जाए तो वैक्सीन में क्या होता है, जो भी डिजीज़ होती है उसी डिजीज़ का इनएक्टिव फॉर्म या लेस एक्टिव फॉर्म जो होता है, यानी इनएक्टिव वायरस या लेस एक्टिव वायरस होता है, उसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि व्हेन वी इंजेक्ट द वैक्सीन इनटू द बॉडी देन दिस इनएक्टिवेटेड वायरस गोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड और आवर इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइज दिस वायरस एंड इट प्रोवाइड antibodies that fight this virus and prevent it from attaching to the cells of the body। यानी कि जब हम वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, इनएक्टिव वायरस जो होता है यानी जो सुस्त है यानी जो निष्क्रिय वायरस जो होगा हमारा, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला जाएगा यानी रक्त यानी खून में चला जाएगा। फिर क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा इसका आइडेंटिफिकेशन करेगा यानी आइडेंटिफाई करेगा यानी इसकी पहचान करेगा, इसको पहचानेगा, इसकी एक ये देखेगा हमारा इम्यून सिस्टम कि ये आखिर है क्या चीज़। फिर जब उसे लगेगा कि ये कोई एक अलग ही है, ये वायरस हमारी बॉडी में पहली बार आया, तो क्या करेगा, ये उस वायरस के हिसाब से एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगा। एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो हमारे बॉडी में जो भी वायरस या जो भी बैक्टीरिया, जो भी लिविंग फॉरेन बॉडी जो जाती है ना, उसको क्या करती है, रोकती है, ताकि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी तरह की बीमारी या डिजीज़ ना हो, है ना। तो क्या होता है कि ये जैसे ही ये जाएगा तो हमें अपना ब्लड में जाएगा जो हमारा इनएक्टिव वायरस है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये उसकी पहचान करेगा, और जब ये उसकी पहचान करेगा तो वो इसके हिसाब से क्या करेगा, मतलब इसकी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और जब ये इसी के हिसाब से एंटीबॉडीज़ बनाएगा तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे,
इस वायरस से फाइट करेंगे और इस वायरस को हमारे जो सेल्स हैं उनसे बाइंड यानी उसमें चिपकने से या उसके साथ एक्ट करने से रोकेंगे। होता क्या है कि जो भी वायरस है, जो भी बैक्टीरिया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी हार्मफुल फॉरेन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जब वो हमारे बॉडी में जाता है तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सेल पे अटैक करता है और वहीं से वो इस हमारी बॉडी को बैड इफेक्ट देना चालू कर देता है। ओके, अब देखिए, अब क्या होता है कि जब दोबारा इसमें लिखा है इफ़ द वायरस इंटर इन द बॉडी अगेन एंटीबॉडीज आर प्रिपेयर्ड एंड इट डिटेक्ट द वायरस एंड डज नॉट अलाउ इट टू अटैच टू द सेल एंड इनएक्टिवेट्स द वायरस। ठीक है, क्या होता है कि जो वायरस होता है, अब वायरस है जो दोबारा भी हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो जैसे ही ये दोबारा हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पहले से ही जानती हैं कि ये वायरस, इस वायरस को हमने पहले देख चुके हैं, इसके बारे में इससे हम लड़ चुके हैं, हम इससे पहले से ही एंटीबॉडीज़ हमारे प्रिपेयर होती हैं कि इसको डिटेक्ट, जैसे ही उन्होंने इसको डिटेक्ट किया इस वायरस को, जो भी वायरस गया जिसका हमें वैक्सीन लग चुकी है जिस वायरस की, ठीक है, जैसे ही डिटेक्ट करेगा वो क्या करेगा, उसको सेल से अटैच होने नहीं देगा और क्या करेगा, उसको इनएक्टिव कर देगा, यानी वायरस को इनएक्टिव कर देगा। यानी वो क्या करेगा, सबसे पहले जैसे वायरस इंटर हुआ, हमारी एंटीबॉडीज़ तैयार हैं, उन्होंने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया, नहीं ये वायरस, जैसे कोरोना की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, दोनों डोज हमारे प्रिपेयर हैं, अब कोरोना जब हमारी बॉडी में गया तो हमारी एंटीबॉडीज़ जो कोरोना की जो इम्यून सिस्टम ने बनाई थी, उसने क्या किया, पहचाना कि ये कोरोना वायरस है, उसने क्या किया, उस वायरस को डिटेक्ट करके उसको हमारे सेल्स से जुड़ने नहीं दिया, जब वो हमारे सेल्स से जुड़ नहीं पाया और क्या किया, तो फिर वो इनएक्टिव हो गया, यानी उसको इनएक्टिव कर दिया हमारे इम्यून सिस्टम या हमारी एंटीबॉडीज़ ने। नेक्स्ट अब सबसे पहले जानते हैं कि कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। भाई वैक्सीनेशन लगवा ली, इसके बाद हमारे कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि नॉर्मल हम देखते हैं। सबसे पहला होता है फीवर। हमें क्या हो सकता है, फीवर आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा भी हो सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। फिर क्या हो सकता है, चिल्स एंड शिवरिंग, हल्की सी कपकपाहट, हल्की सी सर्दी, ये भी हमारे एक कॉमन सिम्टम्स हैं। हेडेक, फीवर के साथ साथ हमें हेडेक भी हो सकता है, फीवर के साथ साथ हल्की ठंडी और हल्का कपकपाहट भी हो सकता है, और हो सकता है फीवर ना हो, कपकपाहट और ठंड ना लगे लेकिन हेडेक हो, है ना। जॉइंट पेन हो सकता है, हमारी जो हमारे जोड़ हैं, कलाइयाँ हो गई, घुटने हो गए, है ना, हमारे कंधे हो गए, जैसे कंधों में भारीपन हो जाता है, हमारी जो घुटने होते हैं, है ना, हमारी जो एल्बो जिन्हें कोहनी बोलते हैं, हमारी जो कलाइयाँ होती हैं, इनमें बहुत दर्द होती है। ये जो जॉइंट होता है, कमर में दर्द होता है, ठीक है, ये जॉइंट्स हैं, इनमें पेन होता है। नॉइज़ा एंड वॉमिटिंग, हमें हल्के सा जी मिचलाहट होता है ना, हमें वॉमिटिंग भी महसूस होती है, वॉमिटिंग भी होती है, हो सकता है हमें वॉमिटिंग होगी, जिसे हम लोग उल्टी या पलटी बोलते हैं, ये भी होता है। माइल्ड स्वेलिंग पेन वेयर द इंजेक्शन इज गिवन, हल्की सी स्वेलिंग, जहाँ पे हमें इंजेक्शन लगाया जाता है उस बॉडी के उस पार्ट में हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है, मैक्सिमम हाथ में लगाया जाता है। तो और बच्चों के भी हाथ में लगाया जाता है, छोटे बच्चों के जो होते हैं, है ना, कुछ बच्चों के जो इंजेक्शन होते हैं वो पुट्ठे में लगाया जाता है, पीछे साइड में, बैक साइड में, तो लेकिन मैक्सिमम हाथ में लगाया जाता है। तो जिस भी जगह लगाया जाएगा उस जगह हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है, हल्का सा क्या हो सकता है, पेन, हल्का सा दर्द हो सकता है। तो दोनों चीज़ें, तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जितने भी सिम्टम्स हैं, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। और एक चीज़ हो सकता है ये सारे सिम्टम्स हो सकता है ये सारे सिम्टम्स ना हो, कोई एक सिम्टम हो सकता है 2 या 3 सिम्टम्स हो, बाकी सिम्टम्स ना हो, लेकिन ये होते हैं। और अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप ये बिल्कुल बिलीव कीजिए कि वैक्सीन आपको असर कर रही है, ठीक है ना, ओके, क्योंकि वैक्सीन जब हमारी बॉडी में असर करती है तो ये सिम्टम्स आने नॉर्मल हैं, ये नॉर्मली आते हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस, देखिए प्रिकॉशंस बरतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने वैक्सीनेशन कराया है तो प्रिकॉशंस तो हमें ज़रूर बरतने चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमें थोड़े से प्रिकॉशंस कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए बरतने हैं और हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि
फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी हैव फीवर देन वी शुड यूज़ ओनली पैरासीटामोल। अगर हमें केवल बुखार है, अगर हमें बुखार है या कुछ भी है तो हमें केवल पैरासीटामोल यूज़ करनी चाहिए, बाकी कोई भी ड्रग नहीं यूज़ करनी चाहिए। वी शुड आइसोलेट आवर सेल्फ। हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, आइसोलेट, यानी अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए कम से कम 10 से 14 दिन में। ठीक है, 14 दिन तो कम से कम आप कर लें, 10 दिन नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली, फर्स्ट डोज लगा, अच्छा अब तो मैं घूम सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं घूम सकते। आपको अपने आप को एक जगह पे क्वारंटाइन, यानी आप बाहर ना घूमें, आप घर में ही रहें, है ना। क्वारंटाइन का मतलब, आइसोलेट का मतलब अपने आप को घर में रखना, है ना, ज़्यादा बाहर कहीं ना जाना। ठीक है, तो लोगों से अपने आप को दूरी बनाना, क्योंकि आपके अंदर उसी वायरस को इंजेक्ट किया गया है जिस वायरस की आपको वैक्सीन दी गई है ना, जिस क्या बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ की, यानी जिस संक्रामक रोग की वैक्सीन दी है, तो वही वायरस आपके अंदर क्या किया गया, इंजेक्ट किया गया। वी शुड नहीं सॉरी, ये तो सेकेंड पॉइंट हो गया था हमारा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। डू नॉट यूज़ कोल्ड फूड्स लाइक राइस, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम एट ऑल एंड ऑल्सो जंक फूड। देखिए हमें जो भी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, चावल हो गए, ऐसे ठंडे पदार्थ, ऐसे ठंडी चीज़ों का उपयोग कुछ दिनों तक, है ना, कुछ दिनों तक, लगभग 10 से 12 दिन तक, 14 दिन तक हमें नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और जंक फूड, और आपको पता होगा कि जंक फूड और ये सब चीज़ें वैसे भी हम लोग नॉर्मल लाइफ में नहीं, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में नहीं खाते और ना ही खाना चाहिए। जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। ऊपर से मेक मोर यूज़ ऑफ डाइजेस्टिबल फूड, और डाइजेस्टिबल फूड वो जो आसानी से पच जाए, क्योंकि जब वो आसानी से पच जाएंगे तो क्या होगा कि हमें जितनी जो एनर्जी हमारे इम्यून सिस्टम को होगी वो जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमें फाइबर युक्त जो भोजन होता है ना, वो खाना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी में क्या है, एनर्जी बने। और साथ में हमें मल्टीविटामिन्स भी लेनी चाहिए, और मल्टीविटामिन्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम पे मार्केट में बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, अच्छी जैसे कि कुछ अच्छे सप्लीमेंट्स कैप्सूल जो मल्टीविटामिन के आते हैं, है ना, एक, तो हमें उनका भी यूज़ करना चाहिए, है ना, जिससे कि हमारी बॉडी को क्या मिले, मल्टीविटामिन्स की भी कमी ना हो, विटामिन्स की भी कमी ना हो, और हमारी बॉडी में एनर्जी और भी चीज़ें जैसे मिनरल्स हो गए, है ना, और भी इसेंशियल चीज़ें जो हो गई हमारी बॉडी को चाहिए, वो भी मिलती रहे। गेट मैक्सिमम गुड स्लीप एटलीस्ट 10 आवर, और हमें कम से कम 10 घंटे तो नींद जरूर लेनी चाहिए। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे आराम का हिस्सा है, और जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के बाकी फंक्शंस काम करना स्लो कर देते हैं, और जो हमारा माइंड होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के जितने भी डैमेज पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, ठीक करता है, उनको ट्रीट करता है। और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, जब हम सोएंगे तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि बहुत ही अच्छे से फ्रीली होके हमारे इस वायरस के या जो भी डिसीज़ है उसके खिलाफ वर्क कर सकता है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि यदि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी नई जानकारियाँ या ऐसी जानकारियाँ जिनको आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उन्हें भी मैं बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।